हरिओम नमस्ते वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल जीके लॉ क्लासेस। तो जैसे कि आज आप बोर्ड पे देख सकते हैं हमारे लेक्चर का नाम जो है वो ऑलरेडी टॉपिक जो है हमने लिखा हुआ है बोर्ड पे। तो आज का जो टॉपिक है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ जजेस, जिसके अंदर आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 2 आर्टिकल्स जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। रादर द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट और रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस, दिस वुड बी द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की विदाउट एनी डिले। इसी के साथ अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर डेफिनेटली कीजिए, और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया बट वो वीडियोस और शॉर्ट्स को कॉन्टिन्यूसली चेकआउट कर रहे हैं, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, जिससे आपको पता चलता रहे हमारी न्यू वीडियोस और शॉर्ट कब कब आ रहे हैं। इसी के साथ अगर आपको आज की वीडियो में या किसी भी वीडियो शॉर्ट में किसी भी तरीके का डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपकी हेल्प डेफिनेटली करूंगी। अगर आपको कोई चीज पसंद आती है तो आप डबल थम्स अप भी जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। इसके अंदर इस वीडियो के अंदर हमें स्पेसिफिकली बात करनी होगी आर्टिकल नंबर 124 का क्लॉज 4 रहेगा और आर्टिकल 217 का क्लॉज 1, इसके ऊपर हम जो है बात करेंगे। इसके तहत जो प्रोसेस है फॉर द रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस, हम इसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो वीडियो जो है हमारी छोटी सी है, वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो मैं अगेन कह रही हूँ लाइक और शेयर डेफिनेटली कीजिएगा। सो 124 क्लॉज जो 4 यहाँ पे हमारी बात करता है, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिमूवल की बात करता है। जो आर्टिकल है इटसेल्फ इट टॉक अबाउट द रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, वेयर एज 217 जो है वो वेरियस हाई कोर्ट के अंदर जो जजेस हैं उनके रिमूवल की बात करता है। ठीक है, 2 ही ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पे जो है हम किसी भी जज को रिमूव कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 कीवर्ड आपको याद रखना है, वर्ड यूज होता है इम्पीचमेंट। क्योंकि जब भी हम जज किसी को रिमूव करने की बात करते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं इम्पीचमेंट ऑफ द जजेस। तो इम्पीचमेंट जो आपका ये पर्टिकुलर वर्ड है ये एज सच कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको ये वाला जो वर्ड है ये मिलेगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये वर्ड यूज ही नहीं किया जाता, रादर जो वर्ड रिमूवल है वर्ड ये यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपको इस चीज के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंटली फोकस करना होगा कि वर्ड इम्पीचमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं और देखते हैं व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर द रिमूवल ऑफ दिस जजेस। अब हम इसके अंदर कभी भी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की बात नहीं करेंगे। ठीक है, वो जो है वो अपने आप जो वेरियस हाईकोर्ट जिसके नीचे वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी आती है वो अपने आप उस टॉपिक को डिस्कस करते हैं, उनका अपना ही प्रोसेस होता है। जितना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोसेस दिया गया वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस का ही दिया गया है। अब देखते हैं व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर द रिमूवल। तो 2 ग्राउंड दिए जाते हैं फॉर द रिमूवल। सबसे पहले ग्राउंड आता है आपके पास प्रूव्ड मिसबिहेवियर on the account of that judge with any person, right? So he proved misbehavior is the first ground. दूसरा है आपकी proved incapacity। ठीक है, he is not capable or she is not capable to justice that situation। तो कैपेसिटी के बेसिस के ऊपर वो अपने काम को ठीक से जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, he or she is not capable enough to hold that position, that would be the ground for the removal of that particular judge। तो ये आपके 2 ही जो है आपके ग्राउंड्स रहते हैं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। इन्हीं के बेसिस के ऊपर जो है उनका रिमूवल किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, प्रोसेस के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसे पेन डाउन कर लीजिए। ठीक है, हाँ जी, इसको भी रिमूव कर देते हैं यहां से, इट इज नॉट रिक्वायर्ड एज मच। सो प्रोसेस में बात करते हैं। अब प्रोसेस देखते हैं हमारा कौन सा है। सो पहला स्टेप जब भी प्रोसेस का आता है आप लोगों को पता होना चाहिए कौन से एक्ट के तहत मोशन इनिशिएट कराया जाता है। तो मैं आपको बताती हूं, द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। So this particular act governs the process of removal of judges in India। इस एक्ट के तहत ही प्रोसेस जो मोशन है वो इनिशिएट किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये एक्ट का
नाम पता होना जरूरी है, क्योंकि इसी के तहत जो प्रोसेस है उसकी स्टार्टिंग होती है। सो इनिशिएशन जब भी होती है वो वाया एक मोशन होती है। मोशन जो होता है एक तरीके का नोटिस आता है आपके पास, दैट मोशन इज साइंड बाय 100 member of parliament of Lok Sabha. If that motion is introduced in Lok Sabha, तो 100 MPs के वहां सिग्नेचर्स चाहिए। If the motion is introduced in Rajya Sabha, तो वहां पे 50 member of parliaments जो है आपके MPs के सिग्नेचर्स चाहिए इन राज्यसभा। ठीक है, यूजुअली जब भी किसी भी हमें जज की रिमूवल करनी होती है, दोनों ही हाउस में इनिशिएशन हो जाती है, साइमल्टेनियस इनिशिएशन हो जाती है, जिसमें 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर लोकसभा एक मोशन साइन करके स्पीकर ऑफ द हाउस को देते हैं, और जहां पे जो राज्यसभा है उसके 50 MP चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, जो वाइस प्रेसिडेंट है हमारे इंडिया के, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है, उनको जो है एक पत्र लिख के देती है, एक नोटिस जो है प्रोसीड कराती है कि आप एक इंक्वायरी कराइए, इन कमिटी का गठन कीजिए। So committee is constituted. ठीक है, so committee is constituted for what? To inquire into the allegations. जो एलिगेशन उस पर्टिकुलर जज के अगेंस्ट मोशन में लगाए गए हैं उसको जो है इंक्वायर करने के लिए, कमिटी का गठन करने के लिए बोला जाता है। तो कैसे प्रोसेस स्टार्ट होता है, दोबारा से हम इस चीज को समझते हैं। जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968 के तहत जो है प्रोसेस की जो है मतलब प्रोसेस है वो स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, उस रिमूवल के लिए सबसे पहले एक मोशन जो है वो साइन किया जाता है बाय 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू लोकसभा, और 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो राज्यसभा के लिए साइन करते हैं अपने अपने हाउसेस में। वो मोशन इनिशिएट करने के लिए स्पीकर चेयरमैन को एक जो है नोटिस इनिशिएट कराते हैं, जिसके बाद उसके अंदर लिखा होता है कि आप एक कमिटी का गठन कीजिए जो इंक्वायर करे इनटू द एलिगेशन अगेंस्ट द सेड जज। जिसके बाद जो है अगर स्पीकर और जो चेयरमैन है उनको लगता है ग्राउंड्स वैलिड है, द ग्राउंड इज प्रॉपर इनफ, तो जब वो मोशन आ जाता है तो वो कमिटी को जो है कॉन्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब जो कमिटी जो है वो बनाई जाती है ऑफ इंक्वायरी। अब कमिटी ऑफ इंक्वायरी का एक इंपॉर्टेंट काम है कि उस जो एलिगेशन लगाया गया मेंबर पार्लियामेंट्स के थ्रू वो देखे कि सस्टेन किया जाएगा, कि इसे जो है छोड़ दिया जाए, इसे ड्रॉप कर दिया जाए। तो एलिगेशन जो होगा आपका उसके अंदर इन्होंने इसकी इंक्वायरी करनी है उस एलिगेशन की, क्या वो सस्टेन करता है, क्या उसे ड्रॉप आउट कर देना चाहिए। ठीक है, इन दोनों चीजों के ऊपर इनका फोकस रहता है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट का जज है, ठीक है, उसके अगेंस्ट कोई एलिगेशन लगा है फॉर हिज इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर, तो यहाँ पे CJI या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज होता है, या एक या दो या तीन जजेस होते हैं, और कुछ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट जो होते हैं वो इस पर्टिकुलर कमिटी का हिस्सा होते हैं। ठीक है, सो दीज मेंबर्स आर द पार्ट ऑफ दिस कमिटी। तो ये कमिटी फिर क्या करती है, ये फिर इसके ऊपर इंक्वायरी बैठाती है, प्रॉपर डिटेल अपनी रिपोर्ट सबमिटिंग कराती है। रिपोर्ट सबमिटिंग अगर तो स्पीकर ने कमेटी बिठवाई है तो स्पीकर को दिया जाएगा, चेयरमैन ने कमेटी बिठवाई है राज्यसभा की तो चेयरमैन के सामने रिपोर्ट को प्रेजेंट किया जाता है, जिसमें वो अपनी फाइंडिंग्स देते हैं कि क्या जो एलिगेशंस है वो प्रूव्ड हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है ना, जिसके अगेंस्ट एलिगेशन लगाई जाती है, वो जो है इस कमिटी के सामने आके जो है वो प्रेजेंट भी होगा और उसे राइट टू हियर भी दिया जाएगा, यानी उसे सुना भी जाएगा। ठीक है, वो अपनी सारी बात रख सकता है। जितने भी इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे वहां पे राइट टू प्रेजेंट भी उस पर्टिकुलर जज के पास होगा कि वो जाके सुन सकता है। अब क्या हो गया है कि अब कमेटी ऑफ इंक्वायरी बैठ चुकी है, उन्होंने अपना सारा पॉइंट जो है डिस्कस कर लिया। वो जज जिसके अगेंस्ट एलिगेशन लगाई गई है, जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने सिग्नेचर्स किए, सबको सुन लिया, दोनों ही पार्टीज को उन्होंने सुन लिया है। तो इस प्रोसेस के बाद क्या होती है, रिपोर्ट सबमिट होती है। ठीक है, रिपोर्ट सबमिट होने के बाद जो अगला स्टेप आपके पास आता है वो होती है पार्लियामेंट्री वोट। अब पार्लियामेंट्री वोट्स के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बताती हूँ। पार्लियामेंट्री वोट्स के अंदर सबसे पहले उस रिपोर्ट के ऊपर डिस्कशन होती है।
दोनों ही हाउसेज में डिस्कशंस होंगी। एक हाउस का अकेले का डिसीजन नहीं होता, जॉइंट डिसीजन हमेशा होता है। जब भी लोकसभा से इनिशिएट होगी तो यहाँ से वोटिंग होकर राज्यसभा में जाएगी, राज्यसभा में इनिशिएशन हुई है, वहां पे कमेटी बैठी है, रिपोर्ट सबमिट हुई है, डिस्कशन वोट होके लोकसभा में आएगी। दोनों हाउस की परमिशन के साथ ही आगे चल के प्रेसिडेंट को जो है फाइनल रिपोर्ट दी जाती है। सो डिस्कशन ऑन द कमेटी रिपोर्ट, इसके ऊपर डिस्कशन होगी, देयर आफ्टर वोटिंग पड़ जाएगी। अब वोटिंग का जो प्रोसेस है मैं आप लोगों को बता दूं कि अप्रूवल फॉर रिमूवल, अगर उस बंदे को रिमूव करना है या चार्जेस को ड्रॉप करना है, जो भी करना है, इसके लिए क्या चाहिए होगा, अप्रूवल ऑफ 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, एक हाउस के 2/3 हिस्सों जो लोग हैं उनकी प्रेजेंस और उनकी वोटिंग, एंड 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ बोथ हाउसेस। सो ये जो पार्लियामेंट्री वोट है, ये चीज आपको याद रखनी होगी कि 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग फ्रॉम ईच हाउस as well as 50% of total membership of both houses। तो अगर both houses की total membership को कैलकुलेट करते हैं तो अगर हमारे पास 545 और 250 यहाँ पे हमारे पास जाते हैं तो आप हिसाब लगा लीजिए अप्रोक्सीमेटली वो कितनी चले जाएगी। सो 545 अगर एक हाउस के हैं और 250 अगर हमारे पास एक हाउसेस के, तो मैंने अंदाजा लगाया है कि 795 अप्रोक्सीमेटली 790 के आसपास मेंबर्स हैं। 50% दो इन लोगों को मिला के होनी चाहिए, इसमें से 50% और हर सदन का 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग होगा, तो ही जज को रिमूव किया जाएगा या फिर एलिगेशंस को ड्रॉप आउट कर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, आज तक किसी भी जज को जो है रिमूव नहीं किया गया है, दो उनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की गई है बट उन्हें कभी भी रिमूव नहीं किया गया है। नेक्स्ट स्टेप आता है, हाउसेस अगर एग्री कर जाते हैं, हाउस अग्रीड फॉर रिमूवल है, ठीक है, वो मान जाते हैं, वोटिंग जो है इन फेवर हो जाती है, सस्टेन हो जाते हैं एलिगेशंस आपके, तो प्रेसिडेंट को एक रिपोर्ट जाती है, प्रेसिडेंट इज रिपोर्टेड। क्योंकि इस सारे हाउस के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑलरेडी है, तो कैबिनेट मिनिस्टर्स की हाँ हो गई हुई है, सो प्रेसिडेंट को एक रिपोर्ट जाती है एंड वो फॉर्मली अकॉर्डिंग टू द एक्ट जो है जज को बाय ऑर्डर रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस इज द लास्ट पार्ट। इन केस अगर हाउस के अंदर वोटिंग चल रही है, वोटिंग करते वक्त 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप या 2/3 जो प्रेजेंट हर हाउस से वोट कर रहे हैं, वे फील कि जो एलिगेशंस लगाएंगे वो प्रूव नहीं हो रहे हैं, सस्टेन नहीं हो रहे हैं, इन दैट पॉइंट वहां पे जो है कमिटी के रिकमेंडेशन से एलिगेशंस को रिमूव कर दिया जाएगा, प्रोसीडिंग्स को वहीं पे रोक दिया जाएगा। अगर ये लोग हाउस मानता है कि नहीं, जो रिपोर्ट में कहा गया, कमेटी में कहा गया कि हाँ इसका प्रूव्ड मिसबिहेवियर है या ये इनकेपेबल है टू होल्ड दी पोजीशन, तो वोट करके प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करके उस जज को बाय प्रेसिडेंट ऑर्डर रिमूव भी करा सकते हैं। सो फार आज तक इस प्रोसेस के अंदर जो है एलिगेशंस 3-4 जजेस पे लगे हैं, कमेटी ऑफ इंक्वायरी भी बिठाई गई है, बट सो फार सो फोर्थ आज तक कोई भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज जो है उसे रिमूव नहीं किया गया है। द प्रोसेस ऑफ जुडिशियल इम्पीचमेंट वाज स्टार्टेड इन 1993 विद जस्टिस रामास्वामी और 2017 तक जस्टिस सीवी नागार्जुन तक भी कमेटी ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट बिठाई गई है। 2017 पे सीवी नागार्जुन जी जो जस्टिस थे उनके अगेंस्ट भी एक कमेटी बिठाई गई थी, बट सारी ही प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप आउट कर दिया गया था, कोई भी एलिगेशन सस्टेन नहीं किए गए थे, ना ही 1993 के केस में, ना ही 2011 के सुमित्रा सेन केस में, ना ही 2017 के सीवी नागार्जुन जस्टिस जी के केस में। तो किसी भी केस में आज तक कोई भी एलिगेशन सस्टेन नहीं किया गया है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का जो हमारा टॉपिक रहा है, लेक्चर रहा है रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ जजेस, वो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो कि पर्टिकुलर आर्टिकल के नीचे कैसे हम उसे रिमूव करते हैं। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत।